बहुजन समाज पार्टी यानी कि हाथी के सिंबल वाली पार्टी इस बार फिर से 10 साल बाद शून्य पे सिमट गई। 2019 में 10 लोकसभा सीटें बसपा ने जीती थी, इस बार 0 हैं। उसी के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की नगीना सीट पर जीत ने सवाल खड़े किए हैं कि क्या बसपा अब समापन की ओर हैं। और चंद्रशेखर जिस तरह से भाजपा के ओम कुमार को 1.5 लाख से भी अधिक वोटों से हरा के संसद पहुंचते हैं, उसके बाद अब यह है कि संसद में एक चेहरा जो कि सड़कों पे बड़ा प्रभावी रहा है, वो संसद में गरजेगा। क्या होगा भविष्य का दलित राजनीतिक चेहरा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसी सीट पे बसपा के उम्मीदवार सुरेंद्र पाल सिंह चौथे नंबर पे रहे, महज 13,000 वोट मिले। इसी सीट पे बसपा के प्रत्याशी गिरीश चंद जो थे वो सांसद थे। तो बसपा का जो है नगीना निकला है और नगीने के रूप में जो चंद्रशेखर पहुंचे हैं लोकसभा में, इस पे बड़ी चीज है कि क्या देखा जाएगा। क्योंकि पिछली बार जब चुनाव जीता थी बसपा, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के बीच गठबंधन था। चंद्रशेखर अपने स्पीच में कहते हैं कि मैं नगीना की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आखिरी पल तक लोगों की सेवा करूंगा जिन्होंने वोट दिया है। दलित और मुस्लिम समाज से कहूंगा कि मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है उसे जीवन के आखिरी क्षण तक चुकाऊंगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 36 साल के चंद्रशेखर अब इस जीत को लेके जो बात कह रहे हैं, उसके बाद जो बसपा की बात करें कि खाता तक नहीं खोल पाई, मायावती क्या राष्ट्रीय राजनीति में अब धीरे धीरे अप्रासंगिक हो रही हैं, और चंद्रशेखर की जीत ने उनको ये मौका दिया है कि पूरे भारत में अपना संगठन मजबूत करें। चंद्रशेखर के पास सुनहरा मौका है, परिस्थितियां उनके अनुकूल हैं, उनकी हेल्थ और उम्र भी और विचार भी उनके साथ हैं। उत्तर भारत की दलित राजनीति में चंद्रशेखर एक युवा चेहरा है जो सड़कों पर उतरने से परहेज नहीं करते, संघर्ष के दौरान जेल जाने से भी परहेज नहीं करते। 2012 में सहारनपुर जिले की बेहट तहसील के रहने वाले चंद्रशेखर ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी से लॉ किया है। चंद्रशेखर आजाद नाम से वो चर्चा में आते हैं। उनके पिता सरकारी स्कूल में शिक्षक थे और मां होम मेकर यानी कि गृहिणी हैं। उन्होंने 2015 में भीम आर्मी नाम का संगठन बनाया और चर्चा में आए। भीम आर्मी का दावा है कि उनका मकसद जाति आधारित हमले और दंगों के खिलाफ आवाज उठाना और दलित बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना है। और 15 से ही दलित उत्पीड़न के मामलों के खिलाफ ये भीम आर्मी जो है वो सक्रिय है। 15 मार्च 2020 को चंद्रशेखर जो है आजाद समाज पार्टी कांसीराम बनाते हैं। पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, गौतम बुद्ध, संत रविदास, संत कबीर, गुरु नानक देव, सम्राट अशोक को आदर्श मानते हुए कहती हैं कि देश के साधन संसाधन और उद्योग व्यापार के साथ सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में वंचित वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना उनका उद्देश्य है। यह पार्टी जो है बसपा, बीजेपी और कांग्रेस तीनों को ही निशाना बनाती हैं। उस पर लिखते हैं कि जब हाथ निरंतर कीचड़ पैदा कर कमल को खिलने का मौका दे रहा हो, तो हमारे समाज में बहुत सारे नेता भाई भतीजावादी हों, उम्र के पड़ाव में माया बचाने को समझौतावादी होकर मनुवादियों की कठपुतली बन गए हो। यह सारे तीनों पे आरोप लगते हैं, माया इन्वर्टेड में करते हैं। तो आसपा जो है यानी आजाद समाज पार्टी कांसीराम ने छत्तीसगढ़, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश और यूपी में कैंडिडेट खड़े किए थे। उनके प्रदेश अध्यक्ष हैं सुनील कुमार चित्तौड़, जो ये कहते हैं कि 4 जगह उम्मीदवार उतारे थे लेकिन जीत सिर्फ नगीना सीट पर मिली है। चंद्रशेखर को लोगों ने संसद भेजा है। हम संगठन को मजबूत करेंगे और आगे आने वाले चुनाव लड़ेंगे। दलित युवा नेता का उभार, चंद्रशेखर की जीत और कांशीराम के 2 चेहरे सहित कई पुस्तकों का लेखन करने वाले कमल भारती ये कहते हैं कि उनसे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है, परंतु क्योंकि उनके पास दलित मुक्ति का कोई विजन नहीं है। वे तात्कालिक परिस्थितियों के हिसाब से रिएक्ट करते हैं, परंतु निजीकरण, उदारीकरण से लेकर दलितों को हिंदुत्व फोल्ड से बाहर निकाल कर लाने के लिए उनके पास कोई विचारधारा नहीं। तो चंद्रशेखर किस तरीके से आक्रामक तो है, लेकिन सांगठनिक क्षमता पे कितने मजबूत होते हैं, वो मूंछ खींची हुई रखते हैं, लेकिन विवेक से कितना काम लेते हैं। और यह सारी देखने वाली बात है कि उत्तर प्रदेश में क्या मुख्यमंत्री पद तक पहुंची मायावती अब अप्रासंगिक हो गई हैं। कई विशेषज्ञ बीते चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन के बाद सवाल उठा रहे हैं। 84 में बसपा बनी थी, उसके बाद कई राज्यों में सक्रिय हैं।
परंतु पार्टी का व्यापक आधार उत्तर प्रदेश ही रहा है। राजस्थान में तो हर बार पार्टी पाला बदल देती है। 2008 में कांग्रेस में मर्ज हो गई, 13 से 18 जरूर बसपा वाले हाथी पे बैठे रहे, लेकिन 18 से 23 में फिर कांग्रेस में मर्ज हो गई, 23 में जो जीते वो शिवसेना में चले गए। तो कुल मिला के मायावती जो है वो कास्ट बेस भी बात करनी चाहिए कि मुस्लिम और दलित जो है कभी मायावती के साथ रहे। मायावती ने बयान भी दिया तो उसमें चंद्रशेखर को लेकर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। उन्होंने जाति के कोर वोटर को धन्यवाद दिया और मुसलमानों के प्रति किंचित नाराजगी नजर आती है। तो अगर बता दें कास्ट बेस बात करें कंप्लीट अनुसूचित जनजाति समाज में, तो मायावती और चंद्रशेखर दोनों ही जाटव समुदाय, जाटव जाति से आते हैं। तो यह सारी चीजें जो है वो बड़ी चीज है कि लोग ये कहने लगे हैं कि मायावती जो है बीजेपी की तरफ से खेल रही हैं, तो वो अपने उम्मीदवारों को खड़ा इसलिए करती है ताकि इंडिया गठबंधन जीत सके, है ना। तो यह आरोप लगाए जाते हैं कि वो दलित उत्पीड़न, सांप्रदायिक धार्मिक उन्माद और रिजर्वेशन के मुद्दे पे चुप रहती हैं। तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को जरूर 20% के आसपास वोट मिलते हैं, 10 सीट पर जीत भी जाती है बसपा। लेकिन अब इसके बाद 2022 में जो विधानसभा चुनाव हुआ उसमें 7-8% वोट घट गया, पार्टी एक विधायक बना पाती है। लोकसभा चुनाव में और घट गया, 9.39% रह गया, बसपा 0 पे। तो सारा जो चीज है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान में तो देखो वो चले भी गए विधायक। मध्य प्रदेश में 2018 में जो 5% वोट मिले थे वो 3-3.25% रह गए। पंजाब में थोड़ा वोट प्रतिशत 2022 में सुधरा, लेकिन ये बहुत बहुत माइनर रहा। तो 17 के चुनाव में बसपा को 1.5% वोट मिले थे वहां पंजाब में, तो 22 में ये थोड़े से बढ़ गए। तो बीएसपी के पास एक बड़ा कोर वोटर है, लेकिन गैर जाटो लोगों को कितना सम्मान देते हैं, बात वो है। तो क्योंकि 2007 में जब वो यूपी की सत्ता में पूर्णतः आई थी तो उनके साथ पिछड़े भी थे, अति पिछड़े भी थे, जाटव भी थे, गैर जाटव भी थे, लेकिन उनके करीबी रहे। सतीश मिश्रा का जैसे जैसे पार्टी में प्रभाव बढ़ा तो पार्टी के जो कई कोर वोटर थे वो किनारे हो गए। बाबू सिंह कुशवाहा, दद्दू प्रसाद, ओम प्रकाश राजवर्धन अलग हो गए। इसके बाद 2012 के बाद वो वापस सत्ता में नहीं आ पाई। तो अगर यूपी में देखें तो 25% के आसपास एससी की पॉपुलेशन है, जिसमें से मुख्यतः जाटव और गैर जाटव का एक विभाजन होता है। तो कुल एससी जो है उसमें करीब 55% जाटव हैं और गैर जाटवों में जो 45% बनते हैं उसमें पासी है, धोबी हैं, खटीक, धानुकाती जाति के लोग आते हैं। तो कुल 86 जो आरक्षित सीटें हैं उसमें से 84 एससी के लिए रिजर्व हैं और 2 एसटी के लिए। बड़ा संख्या बल है कि भाई ये लोग जिनके प्रभाव में हैं वो यूपी की सरकार बनाएंगे। इसी दलित वोट बैंक के सहारे मायावती उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री बनती है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में एकमात्र विधायक है, कोई सांसद नहीं। अब चंद्रशेखर उभरे हैं। चंद्रशेखर पहले बसपा को अपनी पार्टी बताते थे, 2020 में अपनी पार्टी बना ली खुद की। उन्होंने 2022 में योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ा, लेकिन काफी निराशाजनक प्रदर्शन किया। सड़कों पर उनकी लड़ाई जारी रही। मायावती ने भी अब अपने उत्तराधिकार के तौर पे भतीजे आकाश आनंद को ले लिया। आकाश आनंद ने चुनावी सभा करते हुए चंद्रशेखर पे निशाना साधा। तो चुनावी सभा में आकाश आनंद जिस तरीके से प्रभावी हुए, भाजपा पे तीखे हमले किए, उससे मायावती नाराज हुई और बाद में जब आकाश आनंद को राष्ट्रीय समन्वयक पद से हटाया तो उन पे यह आरोप थोड़ा साफ हुआ कि वो बीजेपी के इशारों पे काम कर रही हैं। ऐसे में वोट तो कम होगा ही। तो सारी चीजें जो है कि आकाश आनंद अप्रभावी होते हैं तो चंद्रशेखर ज्यादा प्रभावी हो गए। उत्तर भारत के जो दलित युवा हैं क्या चंद्रशेखर के साथ संगठित होंगे, और अगर होंगे तो किस दिशा में जाएंगे? तमाम चीजें हैं कि अब मौका मिला है, संगठन विस्तार की अपेक्षा, तमाम चीजें हैं। तो चंद्रशेखर आजाद जो है वो नगीना सीट से सांसद बन गए हैं। उत्तर प्रदेश का दलित या उत्तर भारत का दलित क्या उन्हें अपना नेता स्वीकारेगा, और मायावती की राजनीति क्या अलग दिशा में जा रही है, डाउन दिशा में जा रही है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।